नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे मेहमान हैं बेमेतरा जिला पंचायत के सभापति और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगीराज टिकरिया जी। टिकरिया जी कई मामले में बहुत चर्चा में रहते हैं, कई विवादों के साथ भी इनका नाता है, लेकिन इस सबके बीच में पूरी ऊर्जा के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो युवा टीम है उसमें जोश और उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय भैया। राहुल जी, आपको महत्वपूर्ण दायित्व मिला युवा मोर्चा का, उसके बाद मैंने देखा पूरे प्रदेश का आपने दौरा किया। क्या है योजना आगे की, क्योंकि अब तो 2 साल पूरे हो गए हैं, अब अगले जो 28 का टारगेट है उसके लिए भी जुड़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें करीब करीब 3.25 साल का समय है। उससे पहले युवा मोर्चा को कहां लेकर के जाने वाले हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद संजय भैया। और युवा मोर्चा का जो विषय, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का कमान मुझे सौंपा और मुझ पर विश्वास जताया। निसंदेह जिस दिन से युवा मोर्चा का दायित्व मिला है, लगातार प्रदेश का हमने दौरा किया, संभागीय बैठक की पूरा पांचों, और हमारे लिए ये अच्छा विषय रहा कि पांचों संभागीय बैठक में संगठन के शिल्पी आदरणीय पवन देव साय जी पांचों संभागीय बैठक में पहुंचे युवा मोर्चा के। साथ ही साथ हमने पूरे, चूँकि 33 राजस्व जिले हैं और लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से 36 जिले आते हैं, और हमने पूरे 36 जिलों का भ्रमण किया युवा मोर्चा के साथियों के साथ। हम वहाँ पर रात बिताया और वहाँ पर रुक कर करीब 22 जिलों के जिला कार्यालयों में हमने रात रुका और वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके हमने टीम की घोषणा की। और कहीं ना कहीं युवा मोर्चा का पहला प्रदेश अध्यक्ष हूँ जिसने पूरा प्रदेश के सारे जिलों का भ्रमण भी किया। तो कई प्रदेश अध्यक्ष सभी बने, लेकिन हर जिलों में सभी नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा विषय रहा कि हमने 3 महीने के भीतर ही पूरे 36 जिलों का भ्रमण कर लिया, पांचों संभागीय बैठक कर लिया, और उसके बाद ही टीम की घोषणा हमने किया। और करीब 13 जो जिले हैं, 13 की संख्या में जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि संगठन के महामंत्री जी पवन साय जी पश्चिम बंगाल में उस नाम से रुका हुआ है। और युवा मोर्चा चूँकि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ मानी जाती है और युवा मोर्चा के कंधे पे बड़ी जवाबदारी होती है। हम भी जिस दिन से बने हैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ उस काम पे लगे हुए हैं, चाहे केंद्र का कोई योजना है, चाहे राज्य का विषय हो, लगातार युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में सहभागी है। तो युवा मोर्चा हर मोर्चे पे खड़ी है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि युवा मोर्चा को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और हम आज ही एक हमारी प्लानिंग बनी है कि हम ज्वाइन BJYM का एक कैंपेनिंग चलाएंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवा मोर्चा से जोड़ने का काम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ में युवा ऐसे ही जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी युवाओं के आदर्श हैं और हम अब युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। ज्वाइन BJYM युवा मोर्चा में जोड़ने के ये कब से आप अभियान चलाने वाले हैं? ये बहुत जल्द, आज ही आते आते ही गाड़ी में ये प्लानिंग हुई है कि एक डिज़ाइन सेटअप तैयार किया जाए और संगठन के मुखिया लोगों के माध्यम से उसके लॉन्च करवा के हम इसका एक अभियान चालू करेंगे, नंबर्स जारी करेंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा ये जो अभियान है चालू होगा। और हम आपको बता दें, अभी जो कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी में भी एक बड़ा विषय ये रहा कि हमने दंतेवाड़ा के जिलाध्यक्ष जो युवा मोर्चा का अभी वर्तमान में रहा, उसको हमने प्रदेश का महामंत्री बनाया। साथ ही साथ एक ऐसे भीमा मड़कम जो सुकमा से आता है, सुकमा के अंदर गांव से आता है, करीब बॉर्डर के आसपास से आता है भीमा मड़कम, उसको हमने युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। मोरध्वज पैकरा एक है जो प्रदेश मंत्री बना है, जो मध्य प्रदेश में ST मोर्चा का पदाधिकारी है, अमरकंटक विश्वविद्यालय का कार्य परिषद सदस्य है, लेकिन हमने अभी वो यहाँ पे जनपद सदस्य है कसडोल में, हमने उसे प्रदेश मंत्री बनाया। तो ऐसे कई पदाधिकारी आए हैं जो प्रवास कर सकते हैं, जो मारक क्षमता वाले हैं, और बहुत अच्छी टीम अभी बनी है जिस पर किसी भी प्रकार के कोई विवाद भी सामने नहीं आई। नहीं तो युवा मोर्चा के घोषणा के बाद विवाद सामने आ जाते थे। तो ये एक हमारे लिए अच्छा मैसेज है कि टीम बहुत अच्छी बनी है। ये इस टीम का टारगेट क्या है, क्या करने वाली है? हमारा टीम का टारगेट एक ही है, आने वाला जो चुनाव है उस पर हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जिस प्रकार से हमें रीढ़ कही जाती है, हम उस
ऋणता के साथ और दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और सरकार को वापसी करवाने में हमारी बड़ी भूमिका रहे, ये हमारा मकसद है। और युवा मोर्चा के साथ ही मैंने आपको बताया भी कि जैसे ज्वाइन BJYM का हम अभियान चालू करेंगे और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कार्यकर्ता का फीडबैक क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी बातें क्या है, उनके क्षेत्र में किस तरह की युवाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किस तरह की अपेक्षा है, क्या अपेक्षाएं आपके सामने आई? देखिए, युवा मोर्चा के साथियों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सबसे बड़ा अच्छाई और विशेषता ये होती है कि कभी आप उनके साथ अगर बैठ जाओ और कुछ विषय भी है और उनको आप फुर्सत से सुन लो तो वो हल्का हो जाता है। और किसी भी प्रकार से जो भी समस्याएं होती है वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि मेरी समस्या दूर हो गई, एक फोरम मिल जाता है बातचीत करने का। और चूंकि युवा मोर्चा के बूथ के भी सदस्यों से हम बातचीत करते हैं, हम तो समय निकाल के कार्यालय में दिन भर बैठे रहते हैं, उस दिन सूचना डाल देते हैं कि हम आज कार्यालय में बैठे, तो वो प्रदेश कार्यालय भी पहुँचते हैं। तो जो समस्या है, जो फीडबैक का विषय है, निसंदेह हमारी जो पार्टी है, चाहे धान का विषय हो, 3100 रुपये का जो समर्थन मूल्य का विषय है, जैसे ही सरकार बनी वो इम्प्लीमेंट हुआ। और एक ऐसी सरकार रही जिसने अपने पिछले 5 साल पहले जो बोनस का राशि था उसको हम नहीं दे पाए थे, लेकिन मतलब कोई ऐसी सरकार बनी होगी जिसने अपने 5 साल पुरानी घोषणा को पूरा किया, मतलब एक उधारी चुकता किसानों का किया। ये लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी जो आप कहना भूल पा रहे हैं कि वो उस राशि को भूपेश सरकार ने देने का वादा किया था। हाँ। लेकिन वो नहीं दे पाए, 5 साल में नहीं दे पाए, उसको फिर इस सरकार ने। लेकिन ये पहली सरकार है जो उधारी भी चुकता की। उसके बाद महतारी वंदन योजना का जो 1000 रुपए का विषय है वो भी पहुंचा। बिजली बिल का एक विषय आ रहा था जिस पर कहीं ना कहीं युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताते थे कि नहीं भाई सब ये जो विषय है उस पर हम नुकसान, लेकिन लगातार बातचीत हुई, उस पर छूट का भी प्रावधान किया गया। आपके युवा की जो चिंता है, युवाओं की जो समस्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ, उस पर क्या फीडबैक मिला और उसको लेकर के आपका क्या संदेश है उनको, और सरकार तक क्या फीडबैक आप पहुंचाने वाली है ताकि उनकी समस्याएं, युवाओं के बीच में से जो भी हमें समस्या उनको लेकर निकल कर आई, जो वो अपेक्षा करते हैं, उस समस्याओं को हम संगठन के मुखिया तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस पर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। और क्या खास कुछ बात जो हम शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा विषय, ठीक है कुछ पार्टी की बात होगी जो आप शेयर हमसे नहीं करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी शेयर करना चाहें। सबसे बड़ा विषय तो यही था कि युवा मोर्चा के साथियों का ये कहना था कि भाई साहब जैसे आप आ रहे हैं, आप रुक रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, समय 1 to 1 कर रहे हैं, ये नहीं मिल पाता था। और ये समस्या उनका था, इसी नाम से हम जाकर वहाँ पे रुके, रात को 2 बजे 3 बजे तक कार्यकर्ता हमसे बातचीत करते थे। एक उनका समस्या का निदान वहीं हुआ है। दूसरा जो विषय आया था कि कहीं ना कहीं जब सरकार रहती है और कोई भी युवा मोर्चा ही क्यों ना हो, कोई भी सरकार जैसे ही बनती है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि जब वो लगे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम उस विषय पर भी आए कि हम किस प्रकार से मजबूत हों। तो वो विषय भी निकल कर आया जिसको भी हमने फोरम पर रखा है। कहीं ना कहीं उस पर भी संगठन से ये आश्वासन तो मिला है कि उस पर जल्द निर्णय लिए जाएंगे। और जो कुछ सरकार का विषय था, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और संवेदनशील विष्णुदेव साई जी की जो सरकार है उस पर भी कुछ फीडबैक निकल कर आया, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से वादा किया था कि 5 साल में 2 लाख नौकरी देंगे। अभी तक का आंकड़ा अगर आपका देखिए 40,000 की नौकरी भी पूरा नहीं हुई है, यानी 20% भी पूरा नहीं कर पाए हैं। आपका करीब 2.5 साल पूरा होने वाला है। देखिए, लगातार विष्णुदेव साई जी की जो सरकार है वो रोजगार सृजन तो कर रही है। हम वो सरकार तो नहीं है जिन्होंने अंतिम 1-2 माह में वैकेंसी निकाली। लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ मतलब गवर्नमेंट की भी है और कुछ प्लेसमेंट की भी है। तो नौकरियों का तो सृजन हो रहा है। और आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब विदेश दौरा करके आए तो करीब 14,000 करोड़ का MOU वहाँ से होता है। जब गुजरात जाते हैं तो गुजरात में 65,000 करोड़ का MOU होता है। तो निसंजय जब रोजगार, देखिए इसको घुमाइए मत राहुल जी, घुमाइए मत। देखिए सीधा सीधी बात है, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था 2 लाख सरकारी खाली पद जो है वो समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे।
और 2 लाख में अभी तक 40,000 भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। संजय भैया, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी एमओयू होता है, जो रोजगार आता है जी, तो निसंदेह वो रोजगार आपने शासकीय और नौकरी की दूसरी बात की नहीं, थी। नहीं, भारतीय दूसरी जनता बात। पार्टी ने शासकीय जो पद है खाली उसको भरने की बात की थी। हम जो घोषणाएं किए थे, घोषणा में सबसे पहला तो विषय यही था कि भैया जो भ्रष्टाचार हुए हैं नौकरियों में, उस पर हम सीबीआई जांच बैठाएंगे, उसका ट्रांसपेरेंसी करेंगे। वो चीजें तो हुई, नौकरियां भी लगी और उसमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार का विषय नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी के साथ में ब्यूरोक्रेसी का कोक अब साफ हमें मान ले कि जो जी। आपने जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी, वो अब उतना नौकरी नहीं मिलेगी। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ना। नौकरियों का काम चल रहा है फिर से। वो वहाँ पे आप शिक्षाकर्मी का विषय देखिए, शिक्षाओं के लिए फिर से तैयारी चल रही है, फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 5,000 आपका करीब 35,000 पद खाली है। 5,000 आप 2 ही साल पूर्ण निकाल रहे हैं। अभी 2 ही साल पूर्ण किए हैं, 2 ही साल हमने अभी सरकार को पूरा किया है। अभी 3 साल हमारे पास समय है। और आप छुपा रहे हैं। आपको हर एक जगह ये फीडबैक मिला है कि भाई युवाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद के साथ बैठी हुई है, आप वो उम्मीद पूरी नहीं कर रहे हैं। ये फीडबैक है। आप ठीक है, आप जाकर के सीएम साहब को दे दिए होंगे ये फीडबैक, लेकिन ये फीडबैक तो सभी जगह का है। जी जी, आपको बता दूं, देखिए ऐसा नहीं है कि युवा नाराज है। युवाओं को संतुष्टि भी है कि कुछ जो चीज़ें थी, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी, वो चीज़ें फिल्टर हुई हैं। दूसरा विषय ये है, आप देखेंगे जैसे अभी डीएड शिक्षक कर्मी जो शिक्षक हैं जिनका अभी वेरिफिकेशन होना था, वो धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। ये चीज़ें कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब बीएड शिक्षकधारियों को नियुक्ति दी गई थी सरकार के अंतिम समय में, और उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा निकाल दिया गया जो बीएड डिग्रीधारी थे। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी उन्होंने सीधा निकालने की बात कही। लेकिन ये सरकार 2900 शिक्षक जो थे बीएड उनको प्रयोगशाला उनको समायोजित तो किया ना, उनको बेरोजगार नहीं किया। उसके बाद उनके अलावा जो वेटिंग सूची में जो डीएड धारी थे, करीब 1500 शिक्षा कर्मियों के लिए डीएड जो डिग्रीधारी थे उनकी काउंसलिंग भी हुई, उनको नियुक्तियां भी दे दी गई। 1300 जो बचा हुआ है वो कुछ टाइम पीरियड के नाम से होल्ड है, जिसके अभी धरना चल रहा है। मतलब अब पुरानी सरकार के भी जो पाप है वो हमारी सरकार धो रही है। इसी भरोसे पे आपको लाई है सत्ता में। देखिए, ये इस विषय का कहीं पे घोषणा है क्या, बताइए? क्या इस विषय का कहीं पे घोषणा था क्या? कोई घोषणा नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल करके गए थे कि आप सरकार लाइए, सबको टांगेंगे और सारी व्यवस्था ठीक करेंगे। ये व्यवस्थाएं सरकार बनने के बाद आई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय जी। ये ना तो घोषणा पत्र में था, ना इस विषय में हमने कहीं पे बात किया था। और हमारे एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है। आप तो कल्याणकारी सरकार मान रहे ना, कल्याणकारी सरकार है, युवाओं के लिए कल्याण करेगी। आप निश्चिंत रहिए, 2 साल हमारी पूर्ण हुई है, लगातार अभी वैकेंसी आने वाली है और आएगी। युवा साथियों के लिए बेहतर होगा और ये संवेदनशील सरकार है, युवाओं के लिए बेहतर करेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप बस्तर भी गए जी। बस्तर अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। वहाँ के नक्सल जो कुख्यात नक्सली थे वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं और युवाओं को उधर से समाज के मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ का फीडबैक आपका क्या है? सरकार बनने के बाद ही अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया था कि मार्च 2026 तक हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है। आज देखिए, अधिकांश नक्सली जो मुखिया थे वो या तो मारे गए या तो सरेंडर कर दिए या बंदूक छोड़ दिए, और करीब 5000 नक्सलियों के ऊपर, चाहे इनकाउंटर का विषय हो, चाहे घर वापसी का विषय हो या मुख्य धारा में वापसी का विषय हो, करीब 5000 नक्सलियों ने मुख्य धारा में वापसी किया है। और सरकार उनको व्यापार के साथ जोड़ने का काम प्रारंभ भी कर चुकी है, ये आप भी देख रहे हैं। और युवाओं को व्यापार व्यवसाय के साथ जोड़ने का काम और मुख्य धारा में उनकी व्यवस्थाएं हम कैसे कर सकते हैं, उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। और उस विषय पर बड़ा मिशन चल रहा है, चाहे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का विषय है, साथ ही साथ केंद्र के अमित शाह जी का भी जो ध्यान है पूरे बस्तर पर है। लगातार उनकी भी चिंता है कि जब वो मुख्य धारा पे लौटे तो उन्हें हम कैसे स्थापित करें। कई सेंटर खोल दिए गए हैं उनके लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जिनको किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया गया है और वो उनके साथ
रह रहे हैं। तो मुख्य धारा में जोड़कर उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने का जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिएगा इस पर बड़ा निर्णय आएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नक्सलवाद का समापन नहीं करती है, उनको मुख्य धारा में आने के बाद हम किस प्रकार से स्थापित करते हैं ये भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है और वो कर रही है। मैं जेएनजी में जो युवा हैं वो उनका सबसे पहला विषय जो है वो रोजगार है जी। अगर रोजगार नहीं है तो आक्रोशित होंगे तो कहीं कुछ भी करेंगे। तो वो स्थिति जो नेपाल में आया, अन्य विश्व के अन्य उसमें आए, भारत के संदर्भ में ठीक है कि आप कोई उस तरह से बयान नहीं दे सकते, लेकिन एक युवा के रूप में, चूंकि एक प्रदेश के आप युवाओं के प्रतिनिधि हैं, एक बड़ी पार्टी के जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती हैं उसकी, तो ये चिंता कहीं आपको होती है? देखिए ये चिंता तब होती जब ये युवाओं के मन से निकल कर आता। आप सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर युवा जो है कुछ भी लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया से हम भी जुड़े हैं और जेएनजी अधिकांश सोशल मीडिया से ही जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जरा भी इस प्रकार से मैसेजेस नहीं है कि पूरे जेएनजी मोदी जी के खिलाफ है या जेएनजी पार्टी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं, और रही बात युवाओं का, जो रोजगार का जो सृजन वाला विषय है वो सिर्फ सरकारी नहीं हो सकता। रोजगार का जो सृजन है वो टेक्निकल के साथ साथ कई फील्ड होते हैं और प्राइवेटाइजेशन होता है, साथ ही साथ प्लेसमेंट की भी विषय होता है। और हर प्रकार की जो रोजगार है पूरे देश भर में चल रहा है। ये कहीं पर भी आप ये नहीं कर सकते कि रोजगार के चलते या बेरोजगारी के चलते नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में हो जाए या तख्ता पलट की स्थिति में हो जाए। ऐसा कुछ भी यहाँ के युवाओं में कोई भी इस प्रकार के सिम्टम्स या फिर उनका एक्टिविटी है नहीं दिखाई देता है। तो मैं फिर से कह दूं कि जो जेएनजी की जो टीम है, जेएनजी की जो जनरेशन है वो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं देता है कि वो खिलाफत में हो या फिर नाराज हो। चलिए हम छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में जो अभी रोजगार का जो दौर आ रहा है उसमें अधिकांश नौकरियां सरकारें ठेके पे दे रही है। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। छत्तीसगढ़ में और युवा इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनके लिए जो स्पेस है सरकारी नौकरी का वो खत्म हो रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं लेकिन किसी प्राइवेट ठेका कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, शासन के एम्प्लॉय के तौर पे नहीं काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और चूंकि उनके पास रोजगार नहीं है तो उनकी मजबूरी है वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आक्रोशित हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई आक्रोश नहीं है, जेएनजी नहीं है, लेकिन जेएनजी ऐसे ही पनपता है। अंदर अंदर आक्रोश बढ़ते एक दिन विस्फोट होता है। क्या छत्तीसगढ़ में आप जब तमाम फीडबैक सरकार को दे रहे हैं तो क्या आपका कोई ऐसा फीडबैक हो सकता है या सहमत हैं कि ठीक है आप सरकारी कंडीशन के अनुसार पेंशन आपको देना पड़ता है, उनको एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो देना होता है, वो भले ही आप ना दे, लेकिन वो जो एजेंसी के माध्यम से जो लोगों को देते हैं, जो आज रखता है 4 महीने बाद उसको नहीं समझ में आता है तो हटा देता है, ये एक कम से कम युवाओं के लिए एक मॉडल, आदर्श मॉडल छत्तीसगढ़ बने और इसके संदर्भ में सोचा जाए छत्तीसगढ़ में? देखिए ये जो विषय आप बता रहे हैं उस पर चिंतन का विषय है, इस पर चिंता किया जा सकता है, युवाओं से चर्चा किया जा सकता है। और मैं जहाँ तक समझा हूँ अभी तक जो प्लेसमेंट वाली जो भी जॉब्स हैं ये संविदा जहाँ पर होती थी या फिर जहाँ पर हम 1 साल 1.5 साल या ठेके वाले ये जो चीज़ें हैं उस पर तो ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ठेका भी फिक्स नहीं होता है किसी का। कोई चीज़ें अगर ठेके में है और वहाँ पर अगर कर्मचारी की आवश्यकता है तो प्लेसमेंट दे जा रही है, क्योंकि ठेका भी फिक्स नहीं होता है तो एक संविदा बेस्ड है। और संविदा बेस्ड वाले जगहों पे ये प्लेसमेंट वाले काम तो करवाए जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन जो समस्याएं हैं इस पर सरकार से चिंतन और चिंता के साथ साथ उनसे विमर्श किया जा सकता है, उस पर चर्चा किया जा सकता है। निसंदेह आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें आपके द्वारा अगर मुझे पता चली तो मैं इस पर चर्चा करूँगा। आपका विवादों के साथ नाता क्यों है? जब भी कोई पोस्ट मिलता है, जब भी कोई नियुक्ति होती है तो एक ऑडियो वायरल हो जाता है, फिर आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, फिर बातें आती है, ये स्थितियाँ क्यों हैं भाई? क्या ऐसा मामला है? देखिए संजय भाई, आप तो मुझे मतलब ये यूँ कहूँ कि मैं जब पत्रकारिता का छात्र था तब से आप जान रहे हैं, और जब पूर्व में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तब एक प्रकार से ये कहें कि आंदोलनकारी नेताओं में मुझे देखा जाता था। और जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी मैं जिला पंचायत का सभापति रहा, अभी दूसरी बार जिला पंचायत का सभापति हूँ।
ये जो विषय आते हैं, जो विवाद आते हैं, ये 2022 से हैं। कांग्रेस की सरकार जब रही तो मुझ पर 15 एफआईआर हुए, मुझे 5 बार जेल में भी डाला गया। रोकने के लिए और मुझे भटकाने के लिए कई आरोप लगाए गए। 2022 में ये दोनों आरोप फिर से एक साथ ही लगे थे। 2022 में कांग्रेस की सरकार थी। अगर मैं उस समय भी गलत होता तो ये सरकार जब मुझ पर 15 एफआईआर कर चुकी थी, 5 बार जेल में डाल चुकी थी, तो ये मुझे लपेट देती। लेकिन ये सिर्फ आरोप थे, उस पर भी मुझे क्लीन चिट था, मेरे साइड से एफआईआर था और माफ़ीनामा था इन लोगों का। और फिर से जब विधानसभा चुनाव 2023 का समय आया और कुछ चैनलों के माध्यम से फिर से ये दिखाई दिया कि कहीं पे टिकट का विषय चल रहा है, कहीं पे रेस का विषय चल रहा है, फिर से मामले उठाए गए। ये विषय अलग है कि पार्टी निर्णय लेती है कि किसको लड़ना है, नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर हम नहीं सोच सकते, पार्टी सोचती है क्या करना है। फिर 1 साल पहले जब जिला पंचायत का 2024 में फिर से चुनाव हुआ, 2025 फरवरी में, तो दूसरी बार जब मैं जिला पंचायत लड़ने गया तो फिर से ये चीज़ें सर्कुलेट की गई, बांटी गई, परोसी गई। बस विषय ये रहता था कि पहले मैं बेमेतरा जिला में स्थापित था, वहाँ का पॉलिटिक्स करता था, तो यहीं वहीं उड़ती थी। जैसे ही फिर से मैं प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी ने मुझे कमान दिया, हफ्ते भर बाद फिर से ये दोनों एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो चीज़ें हैं, विवादों का चलते रहता है। कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस ने अपनी सरकार में मुझे नहीं इन मामलों में कांग्रेस मुझे नहीं घेर पाई, तो अब क्या घेरेगी। लेकिन कांग्रेस का ये नीति है और नीयत है कि जब जब हम कुछ चुनाव लड़ने जाएं या जब जब हम किसी पद में जाएं तो उन मामलों को उछालेगी। और ये कोई नया विवाद नहीं है, 3 साल 4 साल से कई बार रिपीट हुआ विवाद है और हो सकता है आने वाले समय में फिर विवाद करें। हाँ। फिर से उठाएं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो लीगल पेपर होने चाहिए हमारे पास पहले भी थे और आज भी है। डर क्यों लगता है भाई कांग्रेस नेताओं को आपसे इतना? वो क्या पता, वो तो आप समझिए ना, 4 साल देखिए उनकी सरकार जब मैं जिला पंचायत पहला लड़ा तो 1 साल निकल चुकी थी। विधानसभा चुनाव के 1 साल के बाद ही पंचायती राज चुनाव होता है और 4 साल के समय में उन्होंने मुझ पर 15 एफआईआर किए, 5 बार जेल डाले और अस्थायी गिरफ्तारियों की तो गिनती नहीं है। तो ये विषय ऐसा था कि जो आक्रामक नेता हैं उनको कैसे डोमिनेट किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, ये प्लानिंग कांग्रेस की रही। और कांग्रेस के समय में तो 151 जैसे धाराओं में 7-7 जिन जेल में डाला गया है। तो अगर वहाँ पे हम कहीं पे गलत होते तो ये तो ऐसे ही निपटा डालते। कई बार आपको ध्यान में होगा जब हम स्कूलों में कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई जुगाड़ू स्टूडेंट होते हैं जो पुराने प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं, सामने का फ्रंट पेज जो है बदल देते हैं और प्रोजेक्ट पीछे का वही रहता है। तो हर बार यही होता है, फ्रंट पेज बदल दिया जाता है, डिज़ाइन बदल दिया जाता है, लेकिन नीचे का जो ऑडियो रहता है या जो आरोप रहता है सेम रहता है। आखिरी सवाल जी, राहुल जी का राजनीतिक लक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कर्मठ और निष्ठा के साथ काम करना ही मेरा उद्देश्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके ऊपर नज़र रखती है और कब कहाँ ये पार्टी उठा दे ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। और हमने कई उदाहरण देखा भी है और मैं खुद भी एक उदाहरण हूँ। मैं युवा मोर्चा में नहीं था, मैं नॉन पॉलिटिकल मतलब एक सामान्य पॉलिटिकल सहकारिता से जुड़े मेरे पिताजी रहे पहले, लेकिन अब पॉलिटिक्स में उतने कोई बड़े पद में नहीं गए, जिले से कभी बाहर नहीं निकले। और उस छोटे से गांव से सिलघट से मुझे पार्टी ने उठा दिया। लगातार जिला पंचायत का दूसरी बार सभापति रहा। इसके पहले युवा मोर्चा से पहले जब मैं सबसे पहले 6 साल पहले पार्टी में आया था तो मुझे किसान मोर्चा में एज अ सोशल मीडिया के प्रभारी की जवाबदारी मिली थी। उसके बाद सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली। फिर मीडिया पैनलिस्ट के माध्यम से हम आपके साथ बैठते थे। सरकार के जब चुनाव के 1.5 साल पहले जब पैनलिस्ट बनाया गया तो मुझे पैनलिस्ट बनाया गया। निरंतर मैंने काम किया पार्टी के लिए। साझा का जो विषय है ईश्वर साहू जी के साथ मुझे चुनाव में भी भेजा गया। पार्टी ने देखा और सीधे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर आप नहीं सोचते, यहाँ पे आपके लिए पार्टी सोचती है। बस हमें निष्ठा के साथ काम करना है। मेरा मकसद यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सतत रूप से कार्य करते रहूँ और उसके बाद मेरे विषय में सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जी, तो आपने सुना राहुल योगीराज टिकरिया जी को और हमने तमाम सवाल युवाओं से संबंधित इनसे किए और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे फीडबैक तो ये देते ही रहते होंगे, टेलीविज़न पे बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन
हमने जो जिन विषयों को आज उठाया है इससे संबंधित फीडबैक भी संबंधित लोगों को और सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद है, चूंकि युवा हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, तो संवेदनशील भी हैं, इस लिहाज से भी हम इनसे उम्मीद करेंगे कि कुछ विषय जो आज हमने युवाओं से संबंधित उठाएं उस पर कुछ सकारात्मक पहल इनके द्वारा जरूर किया जाएगा। राहुल जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज की तरफ से। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा हमें आप जरूर बताएंगे। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।